वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 20 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे करते रहिएगा, जिससे आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में इनका यूज़ आने वाला है करंट अफेयर्स का। तो सभी एग्जाम्स को आप अच्छे से दे पाएंगे, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए करंट अफेयर्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी अपडेट्स आते हैं, मेंस के लिए सवाल मिलते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब यहीं पे अपडेशन आती है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की रेगुलर पीडीएफ्स को लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है। कह रहे हैं कि एक अनायुट्टू करके एक प्रोग्राम होता है केरला के अंदर, और किस तरह से एशियन गेम्स की वजह से ये जो फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है या ये रिचुअल मनाया जा रहा है सालाना, हर वर्ष, यानी कि वार्षिक ये रिचुअल हो चुका है अब। तो एक अनुष्ठान है जिसको मनाया जाता है केरला के अंदर। तो अनायुट्टू एक एनुअल रिचुअल है जो कि श्री वदाकुनाथन टेम्पल में होता है थ्रिसूर में, जहाँ पे 50 से ज़्यादा एलिफेंट्स को स्पेशल खाना खिलाया जाता है। फेड स्पेशल फूड फ्रॉम संडे इज़ डन टू प्रोपिटिएट लॉर्ड गणेश, हु अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स इन वंस लाइफ। तो यानी कि लॉर्ड गणेश को खुश करने के लिए जो हाथी हैं उनको 50 से ज़्यादा हाथियों को स्पेशल खाना खिलाया जाता है। केरलाज एलिफेंट पूरम वॉज सिलेक्टेड अलॉन्ग विद अदर कल्चरल फॉर्म्स ऑफ द कंट्री फॉर डिस्प्ले एट द ओपनिंग सेरेमनी। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये जो अनायुट्टू करके जो प्रोग्राम है, जो एनुअल रिचुअल है, वार्षिक जो एक अनुष्ठान होता है, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी वो देखते हैं। तो एशियन गेम्स होने थे दिल्ली में 1982 में, तो उस टाइम पे भारत का कल्चरल डिस्प्ले वहाँ पे होना था। तो केरला से एलिफेंट्स को दिल्ली मंगवाया गया था। अब जब एलिफेंट्स केरला से दिल्ली तक ट्रैवल करके गए तो वो चले गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया शो भी किया, लेकिन जब वो वापस आए तो क्योंकि वो ट्रेन में एक ही जगह खड़े रहे या एक ही जगह बैठे रहे, तो इस वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी वीक हो गई थी। तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया, और जिसके वजह से एक ये रिचुअल बन गया कि जिससे कि हर साल ये प्रोग्राम बनाया जाता है। तो इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क टू ट्रांसपोर्ट द एलिफेंट्स ऑल द वे टू दिल्ली। अब दिल्ली तक अगर उनको लेके जाना है एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करवाने के लिए, तो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क था ये। केसी पनीकर केसी पनीकर जो कि एक वेटनरी सर्जन थे और एलिफेंट ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो देवासम बोर्ड हैं और एलिफेंट ऑनर्स हैं, जो वहाँ पे एलिफेंट, जिनके एलिफेंट्स हुआ करते थे, कि उन लोगों की मदद से एलिफेंट्स को दिल्ली पहुँचाया जाएगा। अ ट्रायल रन ऑफ द ट्रेन कैरिंग द एलिफेंट्स वाज कंडक्टेड फ्रॉम थ्रिशूर टू एर्नाकुलम बिफोर द ट्रिप। तो ट्रिप से पहले एक ट्रायल रन भी करवाया गया, और 34 मैजेस्टिक एलिफेंट्स को स्टेट में से, केरला में से तैयार किया गया जर्नी के लिए। तो मैनी ऑफ देम बिलोंग टू द गुरुवयूर टेम्पल फ्रॉम पुनाथुर कोटा। तो वहाँ पे जो गुरुवयूर मंदिर है, तो कई सारे जो एलिफेंट्स थे वो तो वहाँ से बिलोंग करते थे। द एलिफेंट्स इंक्लूडेड कुट्टी नारायण ऑफ गुरुवयूर देवासोम लेटर केम टू बी नोन एज द एशियाड अप्पू। तो इसको एशियाड अप्पू भी कहना जाने लगा, जो कि बाद में एशियन गेम्स का मैस्कॉट के रूप में बना। तो उनका जो एलिफेंट का नाम था वो कुट्टी नारायण था। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग सक्सेसफुली इन द परेड एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स, द एलिफेंट्स रिटर्न। फिर एलिफेंट्स वापस आए, लेकिन ये जो लॉन्ग जर्नी थी इसके वजह से जो एलिफेंट्स थे वो बीमार पड़ गए और कमज़ोर हो गए। तो उनको वापस से हेल्थ को उनके रीगेन करवाने के लिए अनायुट्टू एक रिचुअल करवाया गया श्री वदाकुनाथन टेम्पल में, जहाँ पे स्पेशल न्यूट्रिशियस फूड उनको, जो हाथी थे, उनको खिलाया गया। लेटर द रिचुअल वॉज कंडक्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी करक्कीडाकम, यानी कि जो मलयालम कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उस दिन ये रिचुअल मनाया जाता है। लेटर मैनी अदर टेम्पल्स इन द स्टेट रेप्लिकेटेड अनायुट्टू, यानी कि बाद में धीरे धीरे और मंदिरों में भी इसको करने जाने लगा। तो ये अनायुट्टू जो है ये एक एलिफेंट फीडिंग रिचुअल है। आप कह सकते हो कि एलिफेंट्स को फीड करवाया जाता है इसके अंदर, और कहाँ पे करवाया जाता है? केरला के मंदिर में करवाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एशियन गेम्स की वजह से हुई। 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे उसके वजह से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट आता है अपोजिशन ने GS2 की न्यूज़ आ रही है कि वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 6 अगस्त 2022 को, अपोजिशन ने मार्गरेट एल्वा को, जो कि 80 ईयर ओल्ड लेडी हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट पोल के लिए, अपोजिशन के लिए खड़ा किया गया है। तो फॉर्मर राजस्थान गवर्नर मार्गरेट एल्वा विल बी द जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट फॉर द अगस्त 6 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो NDA ने वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं इस टाइम पे, जगदीप धनखड़,
उनको कैंडिडेट बनाया था, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है जैसे ही उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज मेड अप ऑफ द 788 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, यानी कि जो वोट देंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो कौन लोग होंगे? वो लोकसभा के मेंबर्स होंगे और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। तो लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के 245 मेंबर्स हैं, टोटल मिला के 788 मेंबर्स हैं। क्योंकि अभी इस टाइम पे 8 वैकेंसीज हैं, तो हाफ वे मार्क जो होगा जीतने का वो 390 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है केजरीवाल अर्जेस प्राइम मिनिस्टर टू क्लियर हिज सिंगापुर ट्रिप। अब देखिए क्या हो रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनको सिंगापुर जाना है वर्ल्ड सिटीज़ नेटवर्क की जो सिटीज़ की जो बातों के ऊपर जो एक फोरम होगा, यानी कि डिस्कशन होगा, तो उसके लिए उनको दिल्ली मॉडल को रिप्रेजेंट करने जाना है। लेकिन उनका जो वीज़ा है, या आप कहते हैं कि उनका जो पेपर्स हैं कि यहाँ से उनको दिल्ली भारत से वो बाहर जाएं, तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो उसको लीगलाइज नहीं कर रहा है या उसको परमिशन नहीं दे रहा है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने संडे को एक्सप्रेस किया अपना डिस्प्लेजर ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिले इन प्रोवाइडिंग हिम क्लियरेंस टू अटेंड दी वर्ल्ड सिटी समिट। तो वर्ल्ड सिटी समिट जो होने जा रहा है सिंगापुर में 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को परमिशन नहीं मिल रही है। ही हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर टू प्रेजेंट द दिल्ली मॉडल एट द वर्ल्ड क्लास समिट। तो दिल्ली मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड सिटीज़ समिट में बुलाया गया है अरविंद केजरीवाल जी को, जो वो रिप्रेजेंट करने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको परमिशन अभी तक नहीं मिली है। उनका कहना यह है कि वे कई सारे लेटर्स लिख चुके हैं टू दी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है हेल्थ से रिलेटेड बात आती है कि कोविड-19 वैक्सीन की जो डोज है जो लोगों को लग रही थी भारत में, वो 200 करोड़ को पार कर चुकी है। यानी कि 200 करोड़ से ऊपर जो कोविड-19 वैक्सीन्स हैं वो प्रोवाइड की जा चुकी हैं भारत के नागरिकों को। तो ओनली 3.8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन हैव गॉट द थर्ड डोज। अब बात ये आती है कि 2 डोज तो बहुत से लोगों ने लगवा दी, लेकिन जो तीसरी प्रिकॉशनरी डोज आई थी उसको बहुत ही कम लोगों ने लगवाया है। मात्र 3.8% जो पॉपुलेशन है भारत की, सिर्फ उसने लगवाया है, कंपेयर्ड विद द वर्ल्ड्स एवरेज ऑफ 27%। तो दुनिया में 27% लोग ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड डोज लगवाई है, लेकिन भारत में मात्र 3.8 लोगों ने लगवाई है। तो बूस्टर कवरेज अगर हम देखें थर्ड डोज का, तो भारत में सिर्फ 3.8% हुआ है, पूरी दुनिया में 27.5% है। लेकिन पहली 2 डोज की अगर हम बात करें तो भारत की 65% आबादी ऐसी है जिसको पहली 2 डोज लग चुकी हैं, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 61% लोग हैं। तो इंडिया का क्यूमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो 200 करोड़ पार कर गया। प्रोविजनल रिपोर्ट्स का कहना है ये है कि 200 करोड़ 15,631 डोजेस को एडमिनिस्टर किया जा चुका है अक्रॉस द कंट्री टिल 1 PM फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ड्राइव ऑन 16 जनवरी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन का ड्राइव था वो किस तारीख से स्टार्ट किया गया था? वो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया था। दिस वाज अचीव्ड थ्रू, अभी कितना लिखा हुआ है देख सकते हैं कि 2,63,26,111 सेशंस। तो इतने सारे सेशंस किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जब ये जाके 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग पाई हैं। इट टुक द कंट्री ऑलमोस्ट 9 मंथ्स टू रीच द 100 करोड़ वैक्सीनेशन मार्क। तो पहले 9 महीने लगे थे 100 करोड़ पहुंचने में, और आगे फिर 9 महीने लगे 100 से 200 करोड़ होने में। द हाईएस्ट सिंगल डे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड इज 2.5 करोड़, कि एक जो सिंगल डे वैक्सीनेशन है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगी गई हैं वो 2.5 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, जो 17 सितंबर 2021 को लगाई गई थी पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट आता है हरियाणा सेट्स अप 18 न्यू स्पोर्ट्स अकेडमीज। देखिए हरियाणा गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स पे काफ़ी ध्यान दे रही है, क्योंकि हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स में हाईली इंटरेस्टेड रहते हैं और भारत के लिए कई सारे मेडल्स भी लेके आते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो हरियाणा गवर्नमेंट चाह रही है कि वो नए स्पोर्ट्स अकेडमीज इस्टेब्लिश करें, जिससे कि वहाँ का जो यूथ है उसको बाहर ना जाना पड़े ज़्यादा, और बहुत अच्छे से वो अपनी जो स्पोर्ट्स की जो उसकी पढ़ाई है, जो स्पोर्ट्स के लिए जो उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, वो उसको सर्विसेज मिल सकें। 10-day boarding and 8 residential academies have been set up by the Sports and Youth Affairs Department of the Haryana to train budding sports persons in different games। तो 10 डे बोर्डिंग लगाए गए हैं स्कूल्स, और 8 रेसिडेंशियल अकेडमीज़ खोली गई हैं स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा हरियाणा में, जिससे कि जो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो वहाँ पे ट्रेन हो सके। द अकेडमीज हैव बीन सेटअप फॉर वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए उसको सेटअप किया गया है, चाहे वो स्विमिंग के लिए हो, यानी कि तैराकी के लिए हो, साइकिलिंग के लिए हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, हॉकी, एथलेटिक्स, यानी जितने भी गेम्स होते हैं सभी के लिए उनको बनाया जा रहा है।
ला गणेशन सोन इन एज बंगाल गवर्नर। तो नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि जो बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा करना जा रहा है अब, तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं तो अब जो बंगाल के गवर्नर की पोस्ट है वो खाली हो गई है। तो जैसे ही बंगाल की गवर्नर की पोस्ट खाली हुई है तो जो मणिपुर के गवर्नर हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है वेस्ट बंगाल का। तो मणिपुर गवर्नर ला गणेशन ऑन मंडे टुक चार्ज एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। He was administered oath by Chief Justice of Calcutta High Court प्रकाश श्रीवास्तव एट राजभवन इन कोलकाता। तो न्यूज़ तो ये थी कि जो ला गणेशन है इनको गवर्नर लगाया गया है मणिपुर का, जो मणिपुर के गवर्नर थे ला गणेशन उनको गवर्नर लगाया गया है वेस्ट बंगाल का। बात ये आती है कि क्या भारत में एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा राज्य का हो सकता है? अगर हाँ हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हो रहा है यहाँ पे कि मणिपुर के भी हो रहे हैं वेस्ट बंगाल के भी हो रहे हैं, तो ये क्लॉज कब आया था? तो ऐसे क्या चीज़ हुई थी जिसकी वजह से ये क्लॉज आया कि गवर्नर जो हैं एक गवर्नर दो से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बन सकता है? तो ये क्लॉज कब आया या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आता है CSR फंड्स की बात की जा रही है। तो एक रिपोर्ट आई है अभी लोकसभा के अंदर, वहाँ पे बताया गया है कि जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स हैं, वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। तो 60% शेयर जो है CSR का वो कंपनीज़ के द्वारा पढ़ाई के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में खर्च किए जा रहे हैं पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में। ये भारत सरकार का कहना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये इन्फॉर्म किया है कि इस पीरियड के अराउंड 33% जो टोटल CSR अमाउंट है वो कंपनीज के द्वारा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खर्च हुआ है। अगर 33% इसमें खर्च हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो 5 राज्य हैं ये भारत के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड राज्य हैं। इन्हीं राज्यों में 33% खर्च हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेजर कंपनीज़ यहीं पे सिचुएटेड हैं और उन्होंने वही पैसा उसी राज्य में लगाया है। तो यानी कि जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं वो और ज़्यादा प्रॉस्परस हो रहे हैं, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है SCO, और यह भी न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि 2 देश जो इसके एसोसिएट मेंबर हुआ करते थे अब हो सकता है कि वो इसके परमानेंट मेंबर बन जाएं। तो ईरान और बेलारूस की ये कोशिश हो रही है कि सितंबर में होने वाला जो सेशन है SCO का उसमें वो इसका परमानेंट मेंबर बन जाए। तो ईरान एंड बेलारूस कुड सून बिकम द न्यूएस्ट मेंबर्स ऑफ द चाइना एंड रशिया बैक्ड SCO समिट, जो कि समरकंद के अंदर होना है सितंबर 2022 में। तो बात ये आती है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस न्यूज़ के बदले जो ईरान और बेलारूस ज्वाइन करने जा रहे हैं इसके चलते हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि SCO क्या है और उसका क्या रोल है, क्या भारत इसका मेंबर है, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो SCO क्या है अगर हम देखें तो इसको जून 2001 में फाउंड किया गया था शंघाई 5 के नाम से, जो कि 5 देशों का ग्रुपिंग हुआ करता था ये, जिसमें कि रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये 5 देश थे जिन्होंने शुरू में मिलकर शंघाई 5 के नाम से SCO को बनाया था। दे केम टुगेदर इन द पोस्ट सोवियत एरा इन 1996 इन ऑर्डर टू वर्क ऑन रीजनल सिक्योरिटी, रिडक्शन ऑफ बॉर्डर ट्रूप्स एंड टेररिज्म। तो उस टाइम पे रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो बॉर्डर पे ट्रूप्स लगाई जाती थी इन देशों की, उनको कम करने के लिए और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक शंघाई 5 करके 1996 में जब सोवियत एरा ख़त्म हुआ और USSR टूट कर रशिया बन गया तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था। They endowed particular focus on conflict resolution given its early success between China and Russia and then within the Central Asian Republics। उसके बाद धीरे धीरे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, जैसे चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, वो भी इसके मेंबर बनते चले गए। सम ऑफ द प्रोमिनेंट आउटकम्स इन दिस एरिना एंटेल एन एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स। अब देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप जब तक नहीं होगा दो देशों के बीच में तब तक उन दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो एग्रीमेंट हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द बॉर्डर एरियाज 1996 में हुआ चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में, जिसके वजह से एक एग्रीमेंट हुआ म्यूचुअल रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेज। अगर दो देश आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अंदर रिडक्शन आ जाएगा ऑन देयर कॉमन बॉर्डर्स इन 1997। इट वुड ऑल्सो पिच इन टू हेल्प द सेंट्रल एशियन कंट्रीज रिजॉल्व सम ऑफ देयर बाउंड्री डिस्प्यूट। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व करवाने में भी हेल्प मिली। 2001 में शंघाई 5 इंडक्टेड उज्बेकिस्तान इनटू इट्स फोल्ड एंड नेम्ड इट द SCO। तो 2001 में शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान को भी ऐड किया जाता है और उसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। आउटलाइनिंग इट्स प्रिंसिपल्स इन अ चार्टर दैट प्रमोटेड व्हाट वाज कॉल्ड द शंघाई स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। तो उसको बाद में शंघाई स्पिरिट कहा गया कोऑपरेशन के लिए,
फिर एक चार्टर अडॉप्ट किया गया सेंट पीटर्सबर्ग में, जो एक रशिया का शहर है, 2002 में। एनलिस्ट करता है इट्स मेन गोल्स एज स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस। तो इसके जो मेन गोल हैं, अगर हम इसके मेन गोल देखें तो वो क्या हुए, वो हुए नेबरलीनेस, यानी कि जो हमारा पड़ोसी है हमें उसकी केयर करनी है, म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखना है, एंड अमंग द मेंबर स्टेट्स प्रमोटिंग देयर इफेक्टिव कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स। अब देखिए पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो या कल्चर हो, सभी के अंदर हमें कॉपरेशन, इफेक्टिव कॉपरेशन को प्रमोट करना है। यानी कि अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं कि हम सभी को अच्छा अच्छा काम करना है इन सभी देशों के बीच में, ये कहा जा रहा है। इट्स फोकस एरियाज इंक्लूड एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए पढ़ाई से रिलेटेड है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। फिर इसने जॉइंट एफर्ट्स की बात भी की है टू मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 1997 में, 1996 से पहले जब 1991 में यूएसएसआर टूटा और उसके बाद कई सारे देश बने सेंट्रल एशिया के, तो वहाँ पर एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर लाने की बात की जा रही थी, नया पॉलिटिकल ऑर्डर लाने की बात की जा रही थी, तो इसलिए इसको बनाया गया था। इस ग्रुप में इस टाइम पे 8 मेंबर देश हैं, जिसमें कि भारत भी एक अपना आप में एक मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, तो ये इसके कंट्रीज़ हैं। एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, जिसमें से कि ईरान और बेलारूस जो है वो चाह रहे हैं कि उनको फुल मेंबरशिप मिल जाए। तो रेलेवेंट कैसे है भारत के लिए, अगर हम देखें तो इंडिया को जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था इस ग्रुप का, वो 2005 में मिला, और भारत फिर इसका फुल मेंबर 2017 में बना। तो थ्रू द ईयर्स एससीओ ने होस्ट करे हैं, हैव एनकरेज मेंबर्स टू यूज़ द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस डिफरेंसेस विद अदर मेंबर्स ऑन द साइडलाइंस। अब देखिए इसके वजह से, एससीओ की मीटिंग की वजह से ये भी फ़ायदा हुआ है कि अगर किसी देश का किसी दूसरे देश के साथ कुछ भी दिक्कत है, तो इसके साइडलाइंस पे, यानी कि साथ में बैठ के, मान लेते सारी 8 के 8 देश के जो गेस्ट हैं, जो हेड्स हैं, अगर वो गए हुए हैं तो आपस में 2 देश आपस में बात कर सकते हैं जिनके बीच में कुछ दिक्कत चल रही है। तो जैसे कि मान लेते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो साइड लाइन्स में, यानी कि एससीओ की जो मीटिंग होगी वो तो होगी ही, साथ में दोनों जो वहाँ पे हेड्स होंगे भारत के और पाकिस्तान के, वो भी आपस में कोई बात कर सकते हैं। इट वॉज ऑन सच एन ओकेजन दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड अ बायलेटरल मीटिंग विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन 2015 इन ऊफा। तो ऊफा में 2015 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से भी मीटिंग की थी, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर, उन्होंने 5 पॉइंट एग्रीमेंट भी डिस्कस किया था चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो है उनके, वैंग यी, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द मॉस्को कॉन्फ्रेंस इन 2020। तो 2020 में जो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस टाइम पर भी जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट निकल के आया था, वो इसी वजह से निकल के आ पाया था। इंडिया जो है वो क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग का भी पार्ट है, जिसके मेंबर्स यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। इट्स एसोसिएशन विद द ग्रुपिंग ऑफ अ रैदर डिफरेंट नेचर इज पार्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। देखिए अब भारत की ये फॉरेन पॉलिसी है कि भारत एससीओ का मेंबर भी है और भारत क्वाड का मेंबर भी है, और इन में जो दोनों देश हैं, एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूएसए है, तो दोनों देशों के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बना के चलना, यही भारत की सुंदरता है उसकी फॉरेन पॉलिसी की। एंड दैट एम्फेसाइजेज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है कि यानी कि हम स्ट्रैटेजिकली अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भारत देश किससे दोस्ती बढ़ाएगा, किससे दुश्मनी करेगा। एंड मल्टी अलाइनमेंट, और हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम यूएस के पक्ष में हैं तो सिर्फ यूएस के ही पक्ष में रहेंगे, और रशिया के पक्ष में है तो सिर्फ रशिया के पक्ष में रहेंगे, हम मल्टी अलाइनमेंट में रहेंगे। हमें जहाँ फ़ायदा दिखेगा, जहाँ हमें रिलेशंस अपने अच्छे बनाने होंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर देखें एससीओ का, तो एससीओ का सेक्रेटेरिएट जो है उसके 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। पहली बात तो एक तो एससीओ का सेक्रेटेरिएट आता है जो कि बीजिंग में सिचुएटेड है, और एक रैट्स आता है, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो उज़्बेकिस्तान ताशकंद के अंदर है। तो अदर देन दिस द ग्रुपिंग कंसिस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, एक एचएससी की मीटिंग होती है, और एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल एचजीसी की मीटिंग होती है, और एक फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है। तो जो एचएससी है, यानी कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, वो इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ये सालाना मिलती है, इट मीट्स एनुअली टू अडॉप्ट डिसीजंस एंड गाइडलाइंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट जो भी मैटर्स होंगे, उन सबको डिस्कस करने के लिए ये जो है हर वर्ष मिला करती है। एचजीसी, यानी कि जिसमें ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली जो है, also meets annually to zero in on the organization's priority areas and multilateral cooperation strategy. It also endeavors
टू रिजॉल्व प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन इश्यूज़। तो जो प्रेजेंटली जो इकोनॉमिक इशूज़ चल रहे हैं, मान लेते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई इशूज़ चल रहे हैं, कॉपरेशन से रिलेटेड कोई इशूज़ चल रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल बजट पे जिस जिस भी चीज़ों पे बात चलती है, सभी चीज़ों में सभी देश मिलके एक साथ बात कर लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल कंसिडर इश्यूज पर्टेनिंग टू द डे टू डे एक्टिविटीज़। अब जो फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, उसमें क्या होता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चार्टिंग HSC मीटिंग्स एंड कंसल्टेशंस ऑन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़ रिक्वायर्ड मेक्स स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द SCO। और अगर ज़रूरत होती है तो SCO के बिहाफ पे वो स्टेटमेंट भी देते हैं। अब बात ये आती है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो SCO है वो वेस्ट को काउंटर करने के लिए, यानी कि वेस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि अमेरिका या यूरोप से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके खिलाफ भी है। तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो है, उसने नोट किया था 2015 में कि द डेकेड्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैड प्रोपेल्ड चाइना ऑन टू द वर्ल्ड स्टेज। अब देखिए, चाइना के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, जिसके वजह से चाइना जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे आ गया है। वेयर एज रशिया फाउंड इटसेल्फ बीसेट विद इकोनॉमिक टर्मोइल। जबकि रशिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ख़राब हुई हैं इस दौरान, चाहे क्रीमियन एनेक्सेशन किया हो उसने 2014 में, और चाहे बाद में उसको G8 से निकाल दिया गया हो। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान एंड IMF टॉक्स। अब बात आती है पाकिस्तान और IMF के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान को बार बार, जब से पाकिस्तान आज़ाद होकर देश बना है, तब से पाकिस्तान को कई बार IMF से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकनॉमी है वो कभी भी डेवलपमेंट पे काम नहीं करती, ज़्यादातर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहाँ पे कोई टूरिज़्म नहीं है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी हमेशा टर्मोइल में रहती है, और IMF से वो लगातार कभी ना कभी पैसे मांगते रहते हैं, हेल्प लेते रहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान की इकनॉमी रिवाइव हो सके। तो वापस से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों IMF इतना समय लगा रहा है पाकिस्तान को पैसे देने के लिए। तो 39 मंथ का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था बिटवीन द टू वॉज साइंड इन जुलाई 2019 टू प्रोवाइड फंड्स अमाउंटिंग टू सेल्फ ड्राइंग राइट्स। तो IMF जो है वो सेल्फ ड्राइंग राइट्स जो है उसको इशू करता है, और $4268 मिलियन का जो सेल्फ ड्राइंग राइट्स हैं, यानी कि SDR के रूप में जो वो पैसे देता है, 39 मंथ्स का जो EFF था वो प्रोवाइड किया गया था जुलाई 2019 में। तो EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो पाकिस्तान ने साइन किया था टू एड्रेस द मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। तो जो बैलेंस ऑफ प्रॉब्लम, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान के साथ, एंड वर्क ऑन स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स एंड इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज़ किया जाए। द IMF प्लेस्ड डिमांड्स इंक्लूडिंग फिजिकल कंसोलिडेशन टू रिड्यूस डेट एंड बिल्ड रेजिलियंस। अब देखिए, IMF ने इस चीज़ पे कहा है कि भाई हम आपको तब पैसे देंगे, उन्होंने डिमांड पेश करी IMF ने कि एक तो आप फिजिकल कंसोलिडेशन कीजिए, जिससे कि आपका डेट रिड्यूस हो, आपका जो कर्ज है वो कम हो, बिल्ड रेजिलियंस, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, जिससे कि आपके देश के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आए, और एलिमिनेट कीजिए क्वासी फिजिकल लॉसेज इन द एनर्जी सेक्टर। The decision to freeze the fuel prices by the then Pakistani President Imran Khan in February 2022 was considered a major deviation from the EFF benchmarks। तो जो EFF के बेंचमार्क था, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये पाकिस्तान प्रेसिडेंट गलत लिखा है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इमरान खान। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, फरवरी 2022 में जब उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को फ्रीज कर दिया था, तो ये EFF का जो कहना था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो कहना था IMF के द्वारा, उसके विपरीत हो गया। तो मिस्टर खान की जो गवर्नमेंट थी, दैट गिव टैक्स एमनेस्टीज टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्पैक्टेड द टैक्स रिजीम। तो वहाँ पे टैक्स के वजह से बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उन्होंने, इमरान खान की सरकार ने कंपनीज़ को टैक्स में रियायत दी, टैक्स का फ़ायदा दिया, जिसके वजह से वहाँ पे टैक्स का कलेक्शन कम हुआ, और जब टैक्स का कलेक्शन कम हुआ तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम थी वहाँ पे वो उभर कर आ गई। एंड स्ट्रक्चरल बेंचमार्क फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन। लोन्स अंडर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से भारत में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कि भारत में स्कीम चलाई जाती हैं, इस तरह से जो पाकिस्तान में स्कीम चलाई गई कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के रूप में, तो वो भी एक कंटेंशन था, उसके तहत लोन दिए गए। ये कुछ उसी तरह से लोन थे जिस तरह से भारत में मुद्रा योजना के तहत लोन दिए गए। द IMF इंसिस्टेड ऑन इट्स डिमांड्स बिफोर अप्रूविंग एंड रिलीज ऑफ द ट्रांस। तो अब IMF का कहना ये है कि IMF अपनी डिमांड्स पे अड़ा हुआ है कि पहले IMF की डिमांड्स पूरी की जाए, तभी वो अगले पैसे की जो ट्रांच है उसको लॉन्च करेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है IMF का सपोर्ट करना पाकिस्तान को, अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ही मुश्किल में है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। अगर इकोनॉमिक सर्वे देखें पाकिस्तान के 2022 का, तो वहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो $18 बिलियन पहुँच चुका है, और जो नेट पब्लिक डेट है वो 252 बिलियन हो चुका है, जो कि उसकी खुद की GDP का 66% है। यानी कि इतना ज़्यादा
लोन हो चुका है पाकिस्तान की सरकार पे। द पावर सेक्टर सर्कुलर डेट ही वो $14 बिलियन है। स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान का, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो इस टाइम पे करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है वो $48.3 बिलियन का है। द बजटेड एक्सपेंडिचर आउटले फॉर फाइनेंशियल 23 स्टेट्स दैट कि 41% जो है टोटल एक्सपेंडिचर का वो डेट सर्विसिंग में ही चला जाएगा। और अगर हम देखें कि वाई हैव द पाकिस्तान IMF रिलेशंस रिमेन कॉम्प्लिकेटेड, कि पाकिस्तान के और IMF के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा दिक्कतों में क्यों रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें, और क्या जो नई सरकार आई है अब, क्या वो इम्प्रूव कर पाएगी इस ट्रस्ट डेफिसिट को, जो कि विश्वास की कमी है IMF और पाकिस्तान के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। तो जो स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स थे जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान बहुत हमेशा शॉर्ट साइटेड रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपने यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, वो उसको आधारभूत ढांचे के अंदर जो उसको मूलभूत ढांचे के अंदर जो उसको बदलाव करने हैं पाकिस्तान को, वो उसने नहीं किया है। पाकिस्तान हैज़ साइंड वेरियस लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स विद द IMF एंड सॉट सपोर्ट फ्रॉम IMF अराउंड 22 टाइम्स। तो अगर देखें तो 22 से ज़्यादा बार या अराउंड 22 बार वो IMF से हेल्प ले चुका है। हाउएवर ओनली वंस हैज़ अ प्रोग्राम बीन कम्प्लीटेड, लेकिन एक ही बार ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। सिंस द 1990s IMF हैज़ प्लेस्ड स्पेसिफिक डिमांड्स बट वर एड्रेस्ड बाय पाकिस्तान इन बिट्स एंड पीसेस। तो 1990s से अगर देखा जाए तो IMF ने कई बार डिमांड्स रखी हैं जिनको फुलफ़िल किया जाना चाहिए, तभी पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको कभी टुकड़ों में ही पूरा किया है, कभी एक साथ पूरा नहीं किया। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल इन 2008 पाकिस्तान वाज टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स लाने थे, चाहे वो इम्प्रूवमेंट हो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, रिमूवल हो टैक्स एग्जेम्पशन में, एज वेल एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। हाउएवर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स केप्ट डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशंस अ प्रायोरिटी देन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पे गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने जो वहाँ की घरेलू पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको ऊपर रखा है, ना कि वहाँ की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। वहाँ की इकोनॉमी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जो अंदर की लोकल जो पॉलिटिक्स है सिर्फ उस पर ध्यान दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो आज बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच गई है। नेक्स्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज़ स्टेट डिपेंडेंट, की जो माइनॉरिटी स्टेटस है भारत में वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि केंद्र के ऊपर। तो एवरी पर्सन इन इंडिया कैन बी अ माइनॉरिटी इन वन स्टेट और दी अदर। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हर आदमी भारत में हो सकता है कि वो किसी एक राज्य में माइनॉरिटी क्यों ना हो। तो माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ इज स्टेट डिपेंडेंट। तो माइनॉरिटी स्टेटस जो है किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का, वो स्टेट डिपेंडेंट है, यानी कि वो राज्य टू राज्य डिपेंड करता है। कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया दैट अ religious or linguistic community which is a minority in a particular state can inherently claim protection and the right to administer and run its own education institutions under Article 29 and 30। अब देखिए कोर्ट का कहना यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं कोई रिलीजन ये देखता है या कोई लिंग्विस्टिक कम्युनिटी ये कहती है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिनॉरिटी है, तो वहाँ पर वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के हिसाब से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उस राज्य के अंदर चला सकती है। कोर्ट आस्क्ड वेदर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्या इस चीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। यानी कि कोर्ट का कहना ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को देखें, फॉर एग्जांपल अगर हिंदू रिलीजन को देखें, तो अगर हिंदू रिलीजन अगर देखें तो वो ऑल इंडिया वाइज अगर देखें तो वो मेजॉरिटी में है, लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में देखें तो हो सकता है वो माइनॉरिटी में चला जाए, या कुछ यूनियन टेरिटरीज में देखें तो हो सकता है हिंदू रिलीजन माइनॉरिटी में चल जाए। तो अगर वो माइनॉरिटी में जा रहा है वहाँ पे, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के हिसाब से वो वहाँ पे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकता है, जो फंडामेंटल राइट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नेक्स्ट आता है कि 3-वे कॉन्टेस्ट होने जा रहा है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए श्रीलंका में। तो श्रीलंका में गोटाबाया राजापक्सा के रेजिग्नेशन के बाद अब 3 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन राष्ट्रपति बनेगा श्रीलंका का। तो श्रीलंका विल विटनेस अ 3 कॉर्नर्ड रेस फॉर प्रेसिडेंसी ऑन वेंसडे एज द आइलैंड अवेट्स अ न्यू लीडर एंड गवर्नमेंट आफ्टर एन आउटस्टैंडिंग पीपल सरप्राइजिंग आउटस्टेड गोटाबाया राजापक्सा। तो गोटाबाया राजापक्सा को हटा दिया गया है और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं रेनिल विक्रमसिंघे, तो उनकी जो पार्टी है नॉ फॉर्मली राजापक्सा अलाइंड, और जो इंडिपेंडेंट हैं एक तो डलास आल्हा परनुमा है, परूमा देखिए नाम जो भी है ये, और एक लेफ्टिस्ट हैं अनुरा कुमार दिसानियाके। तो ये 3 लोग हैं जो सीक्रेट बैलेट के थ्रू जिनके ऊपर चुनाव होगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि एक डायरेक्टरेट है फॉरेंसिक साइंस लैब का मुंबई में, उसका कहना यह है कि उसके पास हर साल
5,000 से ज़्यादा साइबर फोरेंसिक कंप्लेंट्स आती हैं। तो इट रिसीव्स अराउंड 5,000 साइबर फोरेंसिक्स केसेज इन अ ईयर एंड सर्व्स एज द हेडक्वार्टर ऑफ 7 रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब्स। तो वो एक हेडक्वार्टर के रूप में भी काम करता है, जो 7 रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं और 5 मिनी फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं पूरे महाराष्ट्र में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं साइबर फोरेंसिक्स की। तो DFSL का जो मेन फंक्शन है वो है साइंटिफिक ओपिनियन प्रोवाइड करना ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंशियल मटेरियल रेफर टू बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जुडिशरी है, जो भी मैटर इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए देता है वो यहाँ पे सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। द रिपोर्ट्स फ्रॉम DFSL वर यूज्ड इन मैनी हाई प्रोफाइल केसेस। तो जो रिपोर्ट्स हैं DFSL से वो कई सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको यूज़ करने में हेल्प की जाती हैं। जैसे वो 1993 का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मुंबई में, जिसमें से 260 लोग ज़्यादा मारे गए, 1400 से ज़्यादा लोग घायल हुए, तो उस केस को सॉल्व करने में इसकी मदद ली गई। 2006 में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 2011 का सीरियल ब्लास्ट हुआ, 2010 का जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ पुणे में, और जो 26/11 मुंबई अटैक हुए थे, टेररिस्ट अटैक्स, उन सभी में DFSL का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो DFSL का जो ऑफिस है सेंटा क्रूज कलीना में, उसमें 5 डिविजन्स हैं, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी है, बायोलॉजी है, DNA जनरल एनालिटिकल है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ कवर द फुल गैमेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, नार्कोटिक्स एंड एक्सप्लोजिव्स। तो कहने की कई सारी चीज़ों में वो डिपेंड करते हैं, कई सारी चीज़ों में उनके अंदर एक्सपर्टीज़ है, चाहे वो नार्कोटिक्स हो, एक्सप्लोजिव्स हो, बैलिस्टिक्स है, फिजिक्स है, टेप ऑथेंटिकेशन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि क्राइम का पता लगाया जा सके, उन सब चीज़ों में ये बेसिकली हेल्प करती है। प्रीलिम्स के लिए अगर फैक्ट देखें तो एक सिंगर थे भूपिंदर सिंह, वो पास अवे हो गए हैं एट द एज ऑफ 82। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपको। तो पहला सवाल है कि भारत के किस संविधान के तहत, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि कितने प्रेसिडेंट्स हैं भारत के जिनको री इलेक्ट किया गया है। तो ऐसे अब तक एक ही प्रेसिडेंट हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार तक रहे हैं। नेक्स्ट आता है पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन से थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो वो हैं S राधाकृष्णन। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ऑफिस की ओथ दिलवाता है। तो वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो दिलवाते हैं। कौन से एकमात्र प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के जो अनअपोज्ड जीते गए हैं, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी अपोनेंट खड़ा नहीं हुआ था। तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी। और राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है, प्रेसिडेंट ऑफिशियल रेसिडेंस का जो डिज़ाइन है, ऑफिस का जो डिज़ाइन है, वो किसने बनाया था। तो वो सर एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। उसी के नाम से लुटियंस जोन पड़ता है दिल्ली के अंदर। तो ये थे 20 जुलाई के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।